बिस्म अस्सलाम वालेकुम। किस्सा कहानी प्लस के मोहतरम नाजरीन, तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक डाइन की पुरअसरार कहानी। आदल के वालिद की गांव में करियाने की दुकान थी, जबकि आदल 10वीं जमात का तालिब इल्म था। इन दिनों इसके वालिद बीमार थे। इन्हें घेंठिया का मर्ज था और वो चलने फिरने से लाचार थे। आदल इनको स्कूल जाते हुए अपनी साइकिल पर दुकान पर पहुंचाता और शाम को घर लाता। इसके वालिद असलम ने अपनी बीमारी का बहुत इलाज कराया, लेकिन इफाका ना हुआ और इनका मर्ज बढ़ता चला गया। अब वो दुकान पर भी बैठने से मजबूर थे। आखिर इन्हें दुकान बंद करना पड़ी। वो दिन रात बिस्तर पर पड़े रहते थे। आदल की माँ बहुत फिक्रमंद थी। अड़ोस पड़ोस के लोग इसे असलम के इलाज के लिए जो भी मशवरा देते, वो बेचारी फ़ौरन इस पर अमल करती, लेकिन असलम की बीमारी ख़त्म ना हो सकी। एक दिन गांव में एक बड़ा हकीम आया। आदल की माँ को पता चला तो वो असलम को इस हकीम के पास ले गई। वो हकीम काफ़ी बूढ़ा और हिकमत में माहिर था। इसने असलम का मुआयना किया और इसके इलाज के लिए एक सफ़ूफ दिया। ये दवा 1 माह तक दिन में 2 मरतबा मरीज़ को खिलानी है। एक चुटकी सुबह और एक चुटकी रात को। नागा नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह तुम्हारा शौहर 1 माह से पहले ही तंदुरुस्त हो जाएगा, हकीम ने आदल की माँ को बताया। हकीम जी, पर यह दुआ पानी से देनी है या दूध के साथ? ना पानी से न दूध से, बल्कि मक्खन के साथ। 1 चम्मच मक्खन में सफ़ूफ मिलाकर इसे खिलाना। चुनाचे हकीम की हिदायत पर असलम को मक्खन के साथ दवा खिलाना शुरू कर दी गई। आदल की माँ रोज़ाना गांव के इन घरों से मक्खन खरीद लाती, जिनमें गाय भैंसें वगैरह थीं। 15 दिन बाद ही असलम को अफाका होने लगा, लेकिन अब गांव से मक्खन दस्तयाब ना होता था। आदल की छोटी खाला दूसरे गांव में रहती थी। इसका शौहर ज़िम्मेदार था और इसके पास कई गाय भैंसें थीं। आदल की खाला असलम की मजाज पुरसी के लिए आई तो आदल की माँ ने इससे मक्खन की बात की कि यहाँ के घरों में मक्खन नायाब हो गया है। किसी घर से मिलता भी है तो सिर्फ 1-2 दिन के लिए। अभी 15 दिन की दवा बाकी है। बाजी, मेरे पास 1-2 प्याला मक्खन पड़ा है, आदल को भेजकर मंगवा लें अभी। इसके बाद रोज़ाना आकर ले जाया करें, खाला ने कहा। दोपहर के बाद खाला अपने घर रवाना हो गई। सर्दियों का मौसम था। आदल स्कूल से वापस आया और खाना खाकर फारग हुआ तो 4 बज चुके थे। इसकी माँ ने कहा, आदल बेटा, तुम खाला के घर जाओ और इनसे मक्खन ले आओ। शाम को तुम्हारे अब्बा की दुआ के लिए मक्खन मौजूद नहीं है। आदल फ़ौरन ही अपनी साइकिल पर सवार हुआ और खाला के गांव की तरफ रवाना हो गया, जो वहां से 10-12 किलोमीटर दूर था। सर्दी अभी से शुरू हो गई थी, लेकिन आदल ने परवाह ना की। इसने गर्म ऊनी जर्सी पहन रखी थी, गले में गर्म मफलर लिपटा हुआ था। वो मगरब के बाद गांव पहुंचा तो अंधेरा छाने लगा। खाला का घर दूसरे घरों से हटकर और काफ़ी बड़ा था। खाला इसे देखकर खुश हो गई। इसने खाला और खालू को सलाम किया। खालू ने इसे अपने पास चारपाई पर बैठा लिया। करीब ही अंगीठी में आग जल रही थी। आदल आग पर हाथ पांव सेकने लगा, जो सर्दी से ठठरे हुए थे। खाला इसके लिए गरम गरम चाय की प्याली लेकर आई। चाय पीने के बाद आदल ने खाला से मक्खन मांगा तो खाला ने एक डब्बे में मक्खन डालकर आदल को दे दिया। आदल बेटा, ये मक्खन 3-4 दिन चल जाएगा। इस दौरान मैं और जमा कर लूँगी, तुम तीसरे दिन आकर ले जाना। रोज़ाना चाहो तो रोज़ाना भी आकर ले जाया करो। बहुत बेहतर खाला, मैं 3 दिन बाद ही आऊँगा। इम्तिहान सर पर है ना, इसलिए रोज़ाना आना बहुत मुश्किल होगा, आदल ने उठते हुए कहा। अरे बैठो ना बेटा, खाना खा कर जाना, खालू ने कहा। नहीं खालू जान, चाय पीने की वजह से पहले ही देर हो गई है, आदल ने कहा। इजाज़त ली और वहाँ से चल दिया। शाम के 7 बज चुके थे। गांव के लोग सर्दी की वजह से घरों के अंदर आराम कर रहे थे। आदल साइकिल चलाता हुआ गांव से बाहर आया तो सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा था। रास्ते के दोनों जानब घने दरख्त और दूसरी जानब खेतों के सिलसिले थे। चांद की आखिरी तारीखें थीं। सितारों की मध्यम रोशनी अंधेरा दूर करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। आदल ने गर्म मफलर चेहरे के गिर्द लपेट लिया, लेकिन नंगे हाथ पाँव में सर्दी की शिद्दत से कांटे चुभ रहे थे। साइकिल के हैंडल पर इसके हाथ जमते जा रहे थे। अंधेरे में चंद कदम से आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। कच्चा रास्ता बिल्कुल सुनसान था। आदल रात से पहले कई मरतबा इस तरफ आया था, लेकिन दिन की रोशनी में रात के वक़्त इस रास्ते पर सफ़र करने का ये पहला मौका था। इसलिए अब इसे कुछ खौफ सा महसूस हो रहा था।
थोड़ी देर बाद जब वो छोटी सी नहर के पास पहुंचा तो पुल के वस्त में कोई चल रहा था। आदल ने साइकिल की घंटी बजाई, लेकिन राहगीर शायद बहरा था, वो रास्ते से ना हटा। आदल ने इसके पीछे पहुंचकर ब्रेक लगाई। राहगीर लिबास से औरत लगती थी जो कमर झुकाकर आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। खाला, रास्ता तो दो, आदल ने बुलंद आवाज से कहा। तब वो औरत जिसने सर पर गठरी रखी हुई थी आदल की तरफ पलटी। आदल ने इसे देखा। वो सफ़ेद बालों वाली एक बुढ़िया थी। शायद बुढ़ापे की वजह से इसकी कमर झुकी हुई थी। क्या कहा बेटा? मैं ज़रा कम सुनती हूँ, बुढ़ापे ने लाचार कर दिया है। आदल को इस औरत की बेचारगी पर बड़ा तरस आया। अम्मा, इतनी सर्दी में कहाँ जा रही हो? गांव गई थी बेटा, वहाँ मेरी बेटी ब्याही हुई है। अब अपने घर जा रही हूँ, लेकिन इस गठरी के बोझ से चला नहीं जा रहा। अम्मा, जब तुम बोझ उठा नहीं सकती तो गठरी अपनी बेटी के पास छोड़ आती ना। अरे क्या बताऊं बेटा, मेरी बेटी ने मेरे मना करने के बावजूद ये गुड़ दे दिया है। कहती है अम्मा बहुत अच्छा गुड़ है, साथ घर ले जाओ। तुमने कहाँ जाना है बेटा? मुरादाबाद गांव। तुम्हारा घर कहाँ है अम्मा? इसी रास्ते में, मुरादाबाद से 5-6 किलोमीटर पीछे ही है। अगर तुम मुझे वहाँ तक ले चलो तो तुम्हारा एहसान होगा, दुआएं दूंगी। अच्छा अम्मा, ऐसा करो, तुम कैरियर पर बैठ जाओ, गठरी गोद में रख लो। फिर इसने बुढ़िया को कैरियर पर बैठने में इसकी मदद की और बुढ़िया ने गुड़ की गठरी अपनी गोद में रख ली। साइकिल आहिस्ता चलाना बेटा, कहीं मैं गिर न जाऊं, बुढ़िया ने आदल को हदायत की। चुनाचा आदल आहिस्ता रफ्तार से साइकिल चलाने लगा। चंद लम्हों बाद इसे हैरत हुई कि इसे साइकिल पर बुढ़िया और गठरी का वजन महसूस नहीं हो रहा था। यूं लगता था जैसे कैरियर पर बुढ़िया बैठी ही ना हो। इसने कुन अखियों से पीछे देखा तो बुढ़िया कैरियर पर ही मौजूद थी। वो सोचने लगा कि साइकिल पर बुढ़िया और इसकी गठरी का बोझ क्यों नहीं पड़ रहा। हालांकि गठरी इसने जब बुढ़िया की गोद में रखी थी तो इसे अंदाज़ा हुआ था कि इसमें गुड़ का वज़न कम से कम 10 किलो होगा। जिस्म में एकदम से झुंझरी हुई। ये बुढ़िया कोई आम औरत नहीं लग रही, और वैसे भी इतने अंधेरे में, सर्दी में कोई बुढ़िया इतना वज़न सर पर रखकर कैसे सुनसान सड़क पर चल सकती है? अम्मा, तुम इतनी रात को वापस क्यों आ रही हो? अपनी बेटी के पास ही रुक जाती, सुबह को वापस आती। आदल ने बुढ़िया से सवाल किया, लेकिन बुढ़िया ने कोई जवाब ना दिया। आदल ने जब सर घुमाकर पीछे देखा तो इसे शदीद खौफ का झटका लगा। कैरियर से बुढ़िया गायब। इसने जल्दी से साइकिल रोकी और उतर कर पीछे देखने लगा कि कहीं बुढ़िया झटका लगने से गिर ना गई हो, लेकिन सितारों की मध्यम रोशनी में रास्ते पर कहीं बुढ़िया का कोई वजूद ना था। आदल खौफजदा जहन के साथ सोचने लगा कि क्या करे। बुढ़िया रास्ते में न जाने कहाँ साइकिल से उतर गई थी। अगर वो साइकिल से गिर गई थी तो इसके चीखने या दर्द से कराहने की आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दी थी। इसकी गठरी कैरियर पर ही रखी थी, अब वो गठरी का क्या करे। ये सोचकर आदल का जहन मौफ होने लगा। काफ़ी देर गुजर गई। खड़े खड़े सर्दी से आदल की टांगें कांपने लगी। पुरअसरार बुढ़िया न जाने कौन थी और कहाँ चली गई थी। आदल को ख्याल आया कि बुढ़िया की गठरी अपने साथ ले जाए या यहीं छोड़ जाए। अभी वो कोई फैसला नहीं कर पा रहा था कि इसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। इसने पलट कर देखा तो बेइख्तियार उछल पड़ा। पुरअसरार बुढ़िया 2 कदम के फासले पर मौजूद थी। अम्मा, तुम कहाँ चली गई थी? इन दरख्तों के पीछे। पेट में कुछ गड़बड़ हो गई थी बेटा, चलो अब चलते हैं, मेरा घर करीब ही है। आदल को तो अब इस बुढ़िया से सख्त खौफ महसूस होने लगा। इसने बुढ़िया को दोबारा साइकिल पर बैठाया और वहां से चल पड़ा। कुछ दूर आकर बुढ़िया ने कहा, अब दाएं तरफ को मुड़ जाओ, इस तरफ मेरा घर है। दाएं तरफ दरख्तों के दरमियान से एक तंग सा रास्ता जा रहा था। आदल ने साइकिल इस रास्ते पर मोड़ दी। इस रास्ते के दोनों जानब खेतों के सिलसिले थे। थोड़ी दूर आकर खेत खत्म हो गए और रास्ते के दोनों जानब ऊंची नीची कब्रें दिखाई देने लगीं। आदल फिर खौफजदा हो गया। सितारों की रोशनी में दूर तक कब्रें ही कब्रें थीं और वहां किसी आबादी का कोई नामो निशान ना था। आदल पर दहशत तारी होने लगी और इसने साइकिल रोक दी। अम्मा, इस तरफ तो कोई घर नजर नहीं आ रहा, कहीं तुम भूल तो नहीं गई? अरे नहीं बेटा आदल, घर जरा आगे है। ओह, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला अम्मा? लो, रास्ते में तो तुमने खुद ही बताया था कि तुम मुरादाबाद के दुकानदार असलम के बेटे आदल हो और इसके इलाज के लिए अपनी खाला से मक्खन लेकर जा रहे हो। बुढ़िया ने हंसकर कहा। आदल का दिमाग चकराने लगा। इसे अच्छी तरह याद था
کہ اس نے اپنے گاؤں کے نام کے علاوہ بڑھیا کو کچھ نہیں بتایا تھا، باہر نہیں گیا۔ اماں تم مہربانی کرو اور یہاں سے آگر خود چلی جاؤ، مجھے بہت دیر ہو رہی ہے، میرے ابا میرا انتظار کرتے ہوں گے۔ ارے بیٹا میں تو چلی ہی جاؤں گی، مگر تم کیسے جاؤ گے اپنے گاؤں؟ مجھے لگتا ہے پچھلا ٹائر پنکچر ہو گیا ہے، اس میں ہوا نہیں ہے۔ عادل اس کی بات سن کر فکر مند ہو گیا۔ اس نے فوراً سائیکل سے اتر کر پچھلے ٹائر کی ہوا چیک کی تو بکھلا گیا، ٹائر میں ہوا نہیں تھی، یقیناً وہ پنکچر ہو چکا تھا۔ اسے خیال آیا کہ ٹائر پنکچر ہونے کا اسے کیوں پتہ نہ چلا، اب یہ کیسے واپس جائے گا؟ فکر مت کرو بیٹا، گھر میں میرے مرحوم شوہر کا پمپ رکھا ہے، اسی سے ہوا بھر لینا۔ پنکچر لگانے کا سامان بھی گھر میں موجود ہے، میرا شوہر اپنی سائیکل کو خود ہی پنکچر لگایا کرتا تھا۔ عادل کو معلوم تھا کہ دیہاتی لوگ جن کے پاس سائیکل ہوتی ہے پنکچر لگانے کا سامان اور ہوا بھرنے والا پمپ گھر میں ضرور رکھتے ہیں۔ چونکہ مجبوری تھی کہ وہ پیدل گھر تک نہیں جا سکتا تھا، چنانچہ خوف کے باوجود اس نے بڑھیا کے گھر تک جانے کا فیصلہ کر لیا اور اس کے ساتھ پیدل ہی آگے چلنے لگا۔ بڑھیا اس کے پیچھے پیچھے آہستہ آہستہ چل رہی تھی اور عادل اس کے آگے سائیکل پکڑے قدم اٹھا رہا تھا۔ بڑھیا کا گھر کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، راستے کے دونوں جانب قبرستان پھیلا ہوا تھا۔ تقریباً 100 قدم چلنے کے بعد عادل رک گیا۔ اماں تمہارا گھر کتنی دور ہے؟ میری تو سردی سے کلفی جمتی جا رہی ہے۔ لیکن اس کے سوال کا بڑھیا نے کوئی جواب نہ دیا۔ عادل نے پلٹ کر دیکھا تو اس کا دل دھک سے رہ گیا، بڑھیا ایک مرتبہ پھر غائب ہو گئی تھی۔ بڑھیا کو قریب و جوار میں نہ پا کر عادل دہشت زدہ ہو گیا۔ اس نے سائیکل کے کیریئر پر نظر ڈالی تو اس بار گٹھری بھی غائب تھی۔ اماں تم کہاں ہو؟ عادل نے چیخ کر کہا۔ ادھر درختوں کی طرف آ جاؤ بیٹا، یہاں میرا گھر ہے، بائیں جانب سے بڑھیا کی آواز آئی۔ عادل نے آواز کی سمت دیکھا تو اس طرف درختوں کا واقعی ایک جھنڈ تھا۔ اس جھنڈ کے آس پاس بھی قبریں تھیں، لیکن اماں ادھر تو صرف درختوں کے جھنڈ اور قبریں ہیں۔ عادل نے خوف سے سہم کر کہا، ارے بیٹا ان درختوں کے پیچھے میرا گھر ہے، سائیکل کھڑی کر کے آ جاؤ۔ درختوں کی طرف سے بڑھیا کی آواز بلند ہوئی۔ عادل کا دل چاہا کہ وہاں سے واپس بھاگ جائے، لیکن سائیکل ناکارہ تھی اور سائیکل کے بغیر واپس جانا بھی ممکن نہ تھا۔ چنانچہ وہ سائیکل کھڑی کر کے درختوں کی طرف بڑھنے لگا۔ پر اسرار بڑھیا کے غائب ہونے سے عادل کے ذہن پر دہشت سوار تھی۔ درختوں کے جھنڈ کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے قدم خوف سے لڑکھڑا رہے تھے۔ ایک دو مرتبہ وہ دائیں بائیں کی قبروں سے ٹکرا کر گرتے گرتے بچا۔ درختوں کے درمیان مکمل تاریکی تھی، کیونکہ گھنی شاخوں کی وجہ سے ستاروں کی مدھم روشنی وہاں نہیں پہنچ رہی تھی۔ چند قدم کا فاصلہ بمشکل طے ہوا اور وہ درختوں کے قریب پہنچ گیا۔ درختوں کی دوسری جانب کسی چراغ کی ہلکی زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی، شاید وہ چراغ بڑھیا کے گھر میں جل رہا تھا۔ لیکن عادل درختوں سے گزر کر دوسری طرف پہنچا تو اس کے منہ سے بے اختیار خوف بھری چیخ نکل گئی۔ اس طرف ایک بلند تعویذ والی قبر تھی جس کے سرہانے سرسوں کے تیل کا چراغ جل رہا تھا اور قبر کا تعویذ کھلا ہوا تھا۔ عادل بیٹا اندر آ جاؤ، باہر بہت سردی ہے۔ دفعتاً اس قبر سے بڑھیا کی آواز بلند ہوئی۔ قبر میں اسے آتی بڑھیا کی آواز سن کر عادل کے حواس معطل ہو گئے۔ وہاں کوئی مکان یا گھر نہیں تھا۔ یہ سوال عادل کے ذہن پر ہتھوڑے برسانے لگا کہ کیا بڑھیا اس قبر میں رہتی ہے؟ تم کہاں ہو اماں؟ عادل کے منہ سے دہشت کے مارے ہکلاتی ہوئی آواز نکلی۔ اس گھر میں جس کے باہر چراغ جل رہا ہے، مگر یہ تو قبر ہے اماں۔ قبر تو باہر سے ہے، اس کے اندر بڑا پرسکون گھر ہے عادل، ڈرو مت، قبر کے راستے گھر میں آ جاؤ، لاؤ اپنا ہاتھ مجھے پکڑاؤ۔ اس کے ساتھ ہی قبر سے ایک ہاتھ بلند ہوا۔ وہ ہاتھ لمبا ہو کر عادل کے جسم تک پہنچ گیا اور اس ہاتھ کو دیکھ کر خوف کی شدت سے عادل کی چیخ نکل گئی۔ بلا شبہ وہ بڑھیا کا جھریوں بھرا ہاتھ تھا، لیکن اتنا لمبا ہاتھ عادل نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس بڑھیا نے عادل کی کلائی پکڑنا چاہی، لیکن اس نے تیزی سے اپنا بازو پیچھے کیا اور چیختا ہوا الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگا۔ ہاتھ واپس قبر کے اندر چلا گیا۔ عادل وہاں سے بھاگنے کے لیے پلٹا، مگر پھر اس کے منہ سے دہشت زدہ چیخ نکل گئی۔ اس کے عقب میں مردے کا ڈھانچہ کھڑا تھا۔ خوف سے عادل کا سانس سینے میں اٹکنے لگا۔ ڈھانچے نے اپنے دونوں ہاتھ عادل کی طرف بڑھائے، لیکن عادل نے رخ بدلا اور دوسری طرف دوڑنے لگا۔ ڈھانچہ بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ عادل نے مڑ کر دیکھا اور ڈھانچے کو اپنے تعاقب میں دیکھ کر اس کے اوزان خطا ہو گئے۔ وہ زیادہ تیزی سے دوڑنے لگا۔ عادل ایسا بدحواس ہوا تھا کہ اسے اپنی سائیکل لینے کا بھی ہوش جاتا رہا۔ وہ ستاروں کی مدھم روشنی میں قبروں کو پھلانگتا ہوا بھاگا چلا جا رہا تھا۔
दहशत के मारे इसे दोबारा पीछे देखने की भी हिम्मत ना हुई। कुछ फासले पर इसे चिराग की रोशनी दिखाई दी। शायद इधर कोई आबादी या मकान था। वो ताक़ब करने वाले ढांचे से बचने के लिए रोशनी की तरफ दौड़ने लगा, लेकिन इस रोशनी के पास पहुंचकर इसे यूं लगा जैसे इसके पांव ज़मीन में गड़ गए हों। ये रोशनी इसी चिराग की थी जो खौफनाक बुढ़िया वाली कब्र के सरहाने चल रहा था। कब्र भी वही थी जिसका तवीज़ खुला हुआ था। दहशत और बदहवासी में वो रास्ता भूलकर दूसरी तरफ से दोबारा इसी जगह पहुंचा था। इसने यहाँ से भागने के लिए कदम उठाया ही था कि अकब से दिल दहला देने वाला एक कहका बुलंद हुआ। आदल ने मुड़कर देखा तो इसके हलक से बेख्तियार चीख निकल गई। इसके पीछे ढांचे के साथ तब बुढ़िया भी खड़ी थी और इसे खूंखार नज़रों से देख रही थी। अंधेरे में इसकी आंखें बिल्ली की आंखों की तरह चमक रही थी। अब इसकी कमर में खम भी नहीं था और वो बिल्कुल सीधी खड़ी थी। बेवकूफ़ लड़के अपनी साइकिल यहाँ छोड़कर भाग गए थे ताकि कल को मेरे खिलाफ साइकिल चोरी का मुकदमा करा सको और मुझे इस बढ़ापे में अदालतों में घसीटो। बुढ़िया ने गज़बनाक लहजे में कहा। साइकिल कहाँ है? अरे साइकिल इसके अंदर रखी है, जाओ ले जाओ, बुढ़िया ने कब्र की तरफ हाथ से इशारा करते हुए कहा। नहीं नहीं, मैं कब्र में नहीं जाऊंगा, नहीं चाहिए मुझे साइकिल, आदल ने चीख कर कहा। अरे घबराओ नहीं आदल, मैंने तुम्हारी साइकिल में पंक्चर लगा कर हवा भर दी है, निकाल लाओ। अब ढांचे ने हंस कर कहा। तुम कौन हो? ये मेरा मरहूम शोहर है, और कौन? ये सुनकर आदल का दहशत की शिद्दत से दिमाग मौफ होने लगा। करीब था कि वो बेहोश हो जाता। इसने एकदम झुक कर करीब पड़ी ईंट उठाई और ढांचे पर दे मारी। कड़ाके की आवाज़ के साथ ढांचे की कई पसलियां टूट गईं। इसके मुंह से हौलनाक चीख निकली और वो पुश्त के बल ज़मीन पर जा गिरा। हाय हाय, तुमने मेरे शोहर को मार डाला, अब मैं तुम्हारा खून पी कर ही रहूंगी। वो दांत किचकिचाती आदल की तरफ लपकी तो आदल ने पलट कर दौड़ लगा दी और बुढ़िया भी इसके पीछे दौड़ने लगी। इसकी रफ्तार अच्छी खासी जवानों जैसी थी। आदल ने अंदाज़ा लगाया कि वो जल्द ही करीब पहुंच जाएगी। वो दौड़ता हुआ कब्रिस्तान के इब्तदाई हिस्से में वाक़या दरख्तों के पास पहुंचा तो बुढ़िया भी इससे खासी करीब आ चुकी थी। जान बचाने की एक तदबीर फ़ौरन आदल के जहन में उभरी और वो एक दरख्त पर चढ़ता चला गया। दरख्त काफ़ी बुलंद था। इसने बुलंदी पर पहुंचकर नीचे झांका तो वो खौफनाक बुढ़िया दरख्त के नीचे खड़ी अपनी खूंखार चमकती आंखों से इसे घूर रही थी। आदल, नीचे आ जाओ वरना मैं दरख्त गिरा दूंगी। तुम क्या चाहती हो? कौन हो तुम? मैं डाइन हूँ, दारू डाइन। मुझे तुम्हारा ताज़ा गर्म खून पीना है। नहीं, मैंने तो तुम्हें बूढ़ी औरत समझकर तुम्हारी मदद की थी। अच्छा, तो तुम यूं नहीं मानोगे, दारू डाइन ने गज़बनाक होकर कहा और दरख्त का तना दोनों हाथों में पकड़कर हिलाने लगी। दारू डाइन में यकीनन बेपनाह ताकत थी, वरना इतने मोटे तने को हिलाने के लिए 4 मर्द भी काफ़ी ना थे। वो ज़ोर ज़ोर से दरख्त के तने को झटके दे रही थी और दरख्त बुरी तरह हिल रहा था। आदल को यूं लगा जैसे चंद लम्हों में ही दरख्त जड़ों समेत उखड़ जाएगा। वो ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए पुकारने लगा। दारू डाइन कहकहा लगाकर बोली, यहाँ तुम्हारी मदद कौन करेगा बेवकूफ़, सभी तो अपनी अपनी कब्रों में सो रहे हैं। खुदा के लिए मुझ पर रहम करो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं अब तक जिन 200 लोगों को खा चुकी हूँ, इन्होंने भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, दारू डाइन ने जवाब दिया। साथ ही इस दरख्त के तने को इतना ज़ोरदार झटका दिया कि आदल के हाथ दरख्त की डाली से छूट गए। इसके हलक से हौलनाक चीख निकली और वो शाखों से उलझता हुआ ज़मीन पर आ गिरा। इसके बाद इसे कोई होश ना रहा। जब इसे होश आया तो सुबह का हल्का हल्का उजाला फैल रहा था और वो अपने गांव जाने वाले रास्ते पर पड़ा था। करीब ही इसकी साइकिल खड़ी थी। आदल हैरान होता हुआ उठ खड़ा हुआ। यहाँ से मुरादाबाद गांव की इमारतें नज़र आ रही थीं। वो सोचने लगा कि वो पुरअसरार बुढ़िया यानी दारू डाइन कहाँ गई। वो कब्रिस्तान में दरख्त से गिरा था, मगर यहाँ इसे किसने पहुँचाया? यही सोचते हुए वो साइकिल के करीब आया और इसका पिछला टायर चेक किया तो टायर अब पंक्चर नहीं था, इसमें पूरी हवा मौजूद थी। ये देखकर एक बार फिर इस पर खौफ तारी हो गया। वो साइकिल पर सवार हुआ और घर की तरफ साइकिल दौड़ा दी। कुछ देर बाद वो घर में दाखिल हुआ तो इसकी माँ ने दरवाज़ा खोला, लेकिन अंदर दाखिल होते ही आदल ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गया। माँ ने घबराकर आदल के बाप को पुकारा और वो कमरे से निकलकर दौड़ता हुआ आया। असलम, असलम देखो मेरे बच्चे को क्या हो गया है। अरे इसे तो बहुत तेज़ बुखार हो रहा है। इन दोनों ने जल्दी से आदल को उठाकर चारपाई पर लटाया और इसे गर्म कंबल उड़ा दिया।
اسلم باہر گیا اور سرکاری ہسپتال کے ایک ڈاکٹر کو لے آیا۔ اس نے عادل کا معائنہ کیا اور چند دعائیں دینے کے بعد اسلم سے کہا، شاید یہ رات بھر باہر سردی میں ٹھٹھرتا رہا ہے جس کے سبب اسے بخار ہو گیا ہے۔ میں اسے انجیکشن لگا دیتا ہوں، بخار کم ہوتے ہی اسے ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر نے عادل کو ٹیکہ لگایا اور چلا گیا، لیکن عادل کو ہوش نہ آیا، البتہ بخار کم ہو گیا۔ اس کے والدین بہت پریشان تھے، ماں عادل پر دم کر کر کے پھونکتی رہی۔ آخر شام سے کچھ دیر پہلے عادل کو ہوش آ گیا تو ان دونوں کی جان میں جان آئی۔ بیٹا تم رات بھر کہاں رہے؟ کیا خالہ نے روک لیا تھا؟ نہیں امی، میں تو وہاں سے 1 گھنٹے بعد ہی مکھن لے کر گھر کی طرف چل پڑا تھا۔ تو پھر تم رات کو کیوں گھر واپس نہیں آئے؟ ہم تو سمجھتے تھے کہ سردی کی وجہ سے تمہیں خالہ نے وہیں روک لیا ہوگا۔ اس پر عادل کو دارو ڈائن اور قبرستان کے واقعات یاد آ گئے اور وہ جھجری لے کر رہ گیا۔ بتاؤ نا بیٹا تم خوفزدہ کیوں ہو رہے ہو؟ تب عادل نے ماں کو دارو ڈائن کے بارے میں بتایا کہ وہ کس طرح بڑھیا کے روپ میں اسے ملی تھی اور پھر اسے چکمے سے ایک قبرستان میں لے گئی تھی۔ یہ واقعات سن کر دونوں میاں بیوی سمجھ گئے کہ عادل کی اندھیری سرد رات میں غیر مرئی مخلوق سے مدبھیڑ ہو گئی تھی جنہوں نے عادل کو خوب ڈرایا۔ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ ان کا بیٹا صحیح سلامت ان کے پاس گھر پہنچ گیا تھا۔ اس دن کے بعد عادل مغرب کے بعد کبھی باہر نہیں گیا۔